हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ा था। आज अपन देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अपन ने देखा था जो सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस जो अपन ने सीरीज में कनेक्ट किया, तो सीरीज में कनेक्ट करने पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा था वो इन थ्री रेजिस्टेंस में जो सबसे हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है उससे भी इसकी वैल्यू हाई आ रही थी, क्योंकि सीरीज रेजिस्टेंस में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। इट मीन्स जैसे अपन रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस की लेंथ क्या हो रही है, रेजिस्टेंस की लेंथ इंक्रीज होती जा रही है। तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स मीन्स लेंथ इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। सो जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। मीन्स जितना ज़्यादा लेंथी वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा ही हाई होगा। नेक्स्ट अपन ने पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो, जैसे ही अपन वायर्स को पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं तो पैरेलली कनेक्ट करने पर इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। सपोज करो R1, R2, R3, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है। सपोज करो ये थ्री रेजिस्टेंस है, ये थ्री रेजिस्टेंस को अगर अपन ने इस तरह से पैरेलली कनेक्ट किया तो पैरेलल कनेक्ट करने पर इसकी लेंथ इंक्रीज नहीं हो रही, बट इसका जो एरिया है वो एरिया इंक्रीज हो रहा है। और वहाँ पे अपन ने जो रिजल्टेंट निकाला था इसका वो था 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो एक तरीके से जो ये रेजिस्टेंस था इसको बोलते हैं अपन मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इन रेजिस्टेंस में जो सबसे मिनिमम वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा इसका इक्विवेलेंट उससे भी लेस आएगा। तो ये अपने पास है मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सो एरिया इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स जो रेजिस्टेंस है किसी वायर का वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स एरिया इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, एरिया डिक्रीज होने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। और जिस थर्ड फैक्टर पे ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस वो है नेचर ऑफ मटेरियल। मीन्स किस मटेरियल का ये बना है उसके नेचर पे ये डिपेंड करता है कि अपने पास कोई भी रेजिस्टेंस है कि रेजिस्टेंस वायर है वो वायर कॉपर का मेड है या आयरन का मेड है या सिल्वर का मेड है, उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ये R है रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट अगर अपन इसको कंबाइनली लिखेंगे तो अपने पास हो जाएगा L/A। और ये अपने पास एक तरह से प्रोपोर्शनल साइन है, और जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है इक्वल में तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे अपने पास इक्वल टू लगाने पर L/A जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा रो। ये एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं रो। इसको कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टिविटी क्या है, ये रेजिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कंडक्टर जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। मीन्स इस रो की वैल्यू कांस्टेंट होती है किसी भी एक मटेरियल के लिए। आयरन के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है,
कॉपर के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, सिल्वर के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, गोल्ड के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर मटेरियल चेंज होता है तब रजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज होगी। रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी में डिफरेंस है। लेंथ इंक्रीज होने पर, एरिया इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट रजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी जब तक मटेरियल चेंज नहीं हो। अगर कोई वायर कॉपर का मेड है, कॉपर की जो रजिस्टिविटी है वो फिक्स है, बट अगर कॉपर के वायर की लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे या एरिया डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। बिकॉज रजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। रजिस्टिविटी की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर आयरन है उसकी रजिस्टिविटी है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होने में रजिस्टिविटी चेंज होगी। बिकॉज टेम्परेचर चेंज होने पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एटम में, वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है वो चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो जाते हैं, जिससे रजिस्टिविटी चेंज हो सकती है। बट अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। और रजिस्टिविटी किसी लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करती, ये केवल मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। यहाँ से अगर अपन रजिस्टिविटी की वैल्यू निकालें तो रो इक्वल हो जाएगा RA/L। और इफ अपने पास लेंथ और एरिया यूनिट है, इट मीन्स L इक्वल टू 1 मीटर, A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन रो की वैल्यू हो जाएगी R। इट मीन्स अगर अपने पास कोई वायर है जिसकी लेंथ यूनिट है और एरिया यूनिट है तो उस वायर का रेजिस्टेंस ही उसकी रजिस्टिविटी होती है। रजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। ओम मीटर क्यों? बिकॉज रेजिस्टेंस की यूनिट मीटर, एरिया की यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की यूनिट मीटर से मीटर कैंसिल, एंड रजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। यहाँ पर हम रजिस्टिविटी का एक न्यूमेरिकल देखेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ एट 2 मीटर लेंथ का एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस अपने पास 30 ओम, एंड डायमीटर ऑफ वायर डायमीटर है 0.6 mm। मिलीमीटर मीन्स 10⁻³ मीटर। देन व्हाट विल बी रजिस्टिविटी अपन को कैलकुलेट करनी है। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रो इक्वल टू RA/L। और ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, एंड वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा πr² अपॉन लेंथ L। वायर को सिलेंड्रिकली कंसिडर करते हैं और जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो एक तरह से सर्किल है, इसलिए यहाँ पे अपने पास आया πr²। लेंथ गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, डायमीटर है, इस डायमीटर से रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ, एंड डायमीटर 0.6 इंटू 10⁻³ देन रेजिस्टेंस 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। इन सभी वैल्यूज़ को अपन पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। ये जो फॉर्मूला है रजिस्टिविटी का, यहाँ पुट करते ही अपने पास वैल्यू आएगी रो इक्वल टू रेजिस्टेंस 30 ओम, पाई 22/7, रेडियस 0.3 इंटू 10⁻³ स्क्वायर अपॉन L। लेंथ है यहाँ पर अपने पास 2 मीटर। इस 2 से ये 22 11 टाइम्स कैंसिल, और ये आएगा 30 इंटू 11/7 इंटू 0.3 इंटू 10⁻³ स्क्वायर, देन 0.3 इंटू 0.3 इंटू
10⁻³ इंटू 10⁻³ और जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 4.24 इंटू 10⁻⁶ ऑफ मीटर। दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। अब अपन डिस्कस करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के इफेक्ट्स। सीरीज कनेक्शन का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, सपोज करो ये 3 कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड है, ये अपन ने बैटरी से कनेक्ट किया प्लस माइनस और ये अपने पास यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, अगर कोई भी कंपोनेंट फेल होता है तो फेल होने पर इसका जो पावर ट्रांसमिट हो रही है, जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट का फ्लो स्टॉप हो जाता है। बिकॉज पावर सप्लाई के लिए या करंट फ्लो के लिए एक क्लोज सर्किट चाहिए होता है, तो करंट वन प्लेस से अदर प्लेस पर मूव नहीं कर पाएगी क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सीरीज कनेक्शन का। एंड सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहती है, तो हाई पावर एंड लो पावर के कंपोनेंट्स को अपन सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। अपन एक बल्ब को और एक हीटर को सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज उन दोनों को ऑपरेट होने के लिए डिफरेंट करंट की रिक्वायरमेंट है। ये प्रॉब्लम्स पैरेलल कनेक्शन में नहीं आती, इसलिए मोस्टली हाउस होल्ड में, फैक्ट्रीज में जो लाइट के कनेक्शन है वहाँ पर पैरेलल कनेक्शन यूज़ किया जाता है। पैरेलल कनेक्शन में सपोज करो ये 3 कंपोनेंट्स है, ये पैरेलल कनेक्टेड है पावर सप्लाई से। ये पावर सप्लाई यहाँ से जारी है, यहाँ से करंट है I। तो जिस कंपोनेंट को जितनी करंट रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से यहाँ पे उस वायर में करंट फ्लो हो जाती है। जो हाई पावर है वहाँ पे हाई करंट चल जाएगी, लो पावर डिवाइस में लो करंट चल जाएगी। पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्टेज है वो सभी कंपोनेंट्स में इक्वली डिवाइड होता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, सपोज करो एक कंपोनेंट ख़राब भी हो गया या आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहा, फिर भी जो सप्लाई है वो जो अदर कंपोनेंट है वहाँ पर इफेक्ट नहीं करती। सप्लाई यहाँ से जाके एक क्लोज सर्किट यहाँ भी बन रहा है और सप्लाई यहाँ से जाके एक क्लोज सर्किट यहाँ पर भी बन रहा है। सो इफ वन कंपोनेंट फेल्स देन ऑल्सो डू नॉट गेट अफेक्टेड। यही रीज़न है हाउस होल्ड में पैरेलल कनेक्शन को यूज़ करते हैं।